हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब एकेडमी फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी, संपूर्ण भारतीय भूगोल के बारे में। और ये हमारी पहली क्लास है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए राजस्थान सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या 10th लेवल हो। इसमें अपना पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा अपना भारत का सामान्य परिचय के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना भारत का भौतिक विभाजन। और फिर तीसरा चैप्टर है अपना भारत का अपवाह तंत्र। और चौथा चैप्टर रहेगा अपना भारत की प्रमुख चट्टानें तथा मृदा के बारे में। इस प्रकार से अपन ने कितने चैप्टर लिए हैं? कुल 17 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। इनमें सारे जो कंप्लीट ज्योग्राफी है वो सारी की सारी कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें मैंने इंक्लूड की है। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करना ना भूलें। और ये हमारी इस सीरीज़ की पहली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से। भूगोल का एक परिचय। भूगोल एक ग्रीक शब्द है जो जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि जियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का वर्णन। ये होता है जियोग्राफी का मीनिंग। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। अब अपना स्टार्ट होता है प्रथम अध्याय। भूगोल का अपन ने परिचय देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं भूगोल का प्रथम अध्याय जो कि हमारा है भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। तो भारत की सामान्य जानकारी के चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य के बारे में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में और अन्य फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले सलाम करते हैं हमारे भारत देश को और स्टार्ट करते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति को। भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? अगर पूछा जाए कि विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है स्थित है, तो क्या जवाब होगा? ये हमारा क्या है? भूगोल है। भूगोल में ये हमारी क्या है? ग्लोब है। इस ग्लोब के अंदर जो ग्लोब को दो उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी अर्धगोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी अर्धगोलार्ध हो गया। इन दोनों अर्धगोलार्धों को विभाजित करने वाली ये रेखा क्या कहलाती है? इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर कहलाती है। और अपना भारत देखो कहाँ है? अपना भारत है इस इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर स्थित है अपना भारत है। तो भारत की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। अगर अक्षांशीय रूप से पूछा जाए, क्यों? क्योंकि ग्लोब पर बनी ये क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर अपन से पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो अपने भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। अगर अपन से ऐसे पूछा जाए कि इसका देशांतरीय विस्तार बताओ, क्यों? क्योंकि देशांतरीय रेखाएं होती हैं जो कि लंबवत रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती है ग्लोब पर बनी हुई, ये कौन सी रेखाएं होती है? ये होती है देशांतरीय रेखाएं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या रहेगी, तो देखो ये होती है अपनी मध्य देशांतर रेखा। ये अपनी क्या है? मध्य देशांतर रेखा है। तो इसके ये वाली दिशा कौन सी कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी पश्चिमी दिशा। क्या कहलाई जाएगी? पश्चिमी दिशा। और इसके इस साइड वाली दिशा क्या कहलाई जाएगी? पूर्वी दिशा। पूर्वी दिशा कहलाई जाएगी। और अब देखो अपना भारत कहाँ स्थित है? अपना भारत स्थित है यहाँ पर, यहाँ अपना भारत स्थित है। तो इस मानक मध्यम देशांतर रेखा के किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है। तो देशांतरीय रूप से भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? पूर्व में हो जाएगी। अगर पूछा जाए
कि अक्षांशीय रूप में स्थिति क्या हो जाएगी तो उत्तरी में हो जाएगी, और देशांतरीय स्थिति पूछा जाए तो पूर्व में हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि भारत की जो स्थिति है वो इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी कि भारत की स्थिति कहाँ है विश्व में, अगर विश्व में पूछा जाए तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये होगी अपनी विश्व में स्थिति। अब अपने ग्लोब में तो देख ली भारत की स्थिति, अब देखते हैं कि हमारा महाद्वीप कौन सा है, भारत का जो है वो महाद्वीप कौन सा है। तो भारत आता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप का भी दक्षिणी देश में आता है अपना प्यारा भारत देश। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देशों में शामिल है अपना भारत देश, दक्षिणी एशियाई देशों में। और भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं, अगर पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप देश कौन से हैं, तो वो होता है भारत, एक तो भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि जैसे भारत की स्थिति है उसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति, समान भौगोलिक स्थिति रखने वाले देश कौन कौन से हैं, वो कहलाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें शामिल है एक तो भारत और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और अगर पूछा जाए कि भारत भूमध्य रेखा, अभी अपन ने देखा था कि जो पृथ्वी को, जो अपने इस गोलार्ध को दो भागों में विभाजित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अगर पूछा जाए कि इस भूमध्य रेखा से भारत के कितनी दूर हैं, तो देखो अपन ने यहाँ देखा था, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, और इससे भारत की दूरी कितनी है, तो वो होती है 876 किलोमीटर। इससे भारत की दूरी कितनी होती है, 876 किलोमीटर भारत की दूरी होती है। नेक्स्ट वर्ल्ड मैप, ये अपना वर्ल्ड मैप है, इसमें देखो भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत देश। नेक्स्ट देखते हैं अपने भारत देश का नामकरण के बारे में। नामकरण से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि भारत का औपचारिक नाम क्या है, आर्टिकल 1 हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत का औपचारिक नाम एक तो है भारत और दूसरा है इंडिया। तो भारत शब्द मिला कहाँ से, पुराणों से, और इंडिया शब्द कहाँ से मिला, यूनानियों ने या ग्रीक लोगों ने अपने देश को क्या कहा, इंडिया कहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर बहती है, इसलिए यूनानियों ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा, इंडिया कहा। और भारत किस नाम से पड़ा, पुराणों के नाम से। ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। और वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम से भारत नाम बना था। ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत नाम बना, और वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम से भारत नाम बना था। अदर नाम की अगर हम बात करें, अदर नाम में तो ब्रह्मावर्त आर्यों यानी कि आर्यों की निवास स्थली के कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त। और जम्बू द्वीप, एशिया को क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है। ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा और इस क्षेत्र को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। ये आ जाएंगे अपने अन्य नाम में। और भारतवर्ष वैदिक साहित्य में क्या नाम दिया गया है, वैदिक साहित्य में नाम दिया गया भारतवर्ष। और तियांजु नाम किसने दिया है, तियांजु भारत का नाम दिया है चीनी यात्रियों ने। और अन्य नाम क्या होता है, नाभि वर्ष। अन्य नाम क्या है, नाभि वर्ष। यह पढ़ लेना, भारत के अन्य नाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए भारत के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। तो भारत जो ये पूरा विश्व है, इस विश्व में जितने भी भूमि है, ये यहाँ ये भूमि है, ये भूमि है, और बाकी सारा क्या है, महासागर है।
तो ये जितनी भी भूमि है ना उसका भारत कितना परसेंट ऑक्यूपाइड करता है, तो वो है 2.4%। और भारत का पूछा जाए कुल एरिया कितना है, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर। इसे आप ऐसे याद करो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे हमेशा याद रखना। हम भारत देश में रहते हैं तो हमें हमारा क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है। नेक्स्ट आता है कि भारत जो विश्व का 2.4% ज़मीन को ऑक्यूपाइड करता है, तो ये अपना भारत देश है जो विश्व का 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अपना भारत देश, जहाँ पर 17.5 पॉपुलेशन है। पूरे विश्व की कितने परसेंट पॉपुलेशन भारत में निवास करती है, तो वो है 17.5%। और पॉपुलेशन के मामले में पूछा जाए तो अपना स्थान विश्व में कौन सा है, सेकंड स्थान है। अगर पूछा जाए कि एरिया में अपना स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। यहाँ पर देखना अपना भारत देश भौगोलिक रूप से कितनी एरिया को कवर करता है, 2.4% एरिया को कवर करता है। और पॉपुलेशन के हिसाब से 17.5% पॉपुलेशन किस में है, अपने भारत में है। यहाँ पर देखो एरिया तो क्या कर रहा है, कम कवर कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या कर रहा है, ज़्यादा कवर कर रहा है। इसलिए लाइफ स्टॉक कितना है, सिर्फ अपना 18% ही है। यानी कि यहाँ पर इसी कारण से सबसे ज़्यादा यहाँ पर भुखमरी होती है। क्योंकि अपने पास ज़मीन यहाँ पर कितनी है, विश्व की 2.4% ही ले रखी है, लेकिन अपने विश्व का कितना परसेंट पॉपुलेशन ले रखा है, 17.5% पॉपुलेशन ले रखा है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं। और अपने क्षेत्रफल में की बात करें तो 7वें नंबर पे आते हैं। एक यही भी कारण है कि भारत का आर्थिक रूप से विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है और यहाँ पर ज़मीन क्या है, कम है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भारत की स्थिति में आगे और, तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रूप से। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा आकार है। जलवायु की यहाँ पृथ्वी पर क्या बहुत सारी विविधता है। स्थिति जो है पृथ्वी की बहम, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। बहम क्या कहलाता है, पृथ्वी का प्रतिरूप कहलाता है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का प्रतिरूप क्या कहलाता है, बहम कहलाता है। ये जो अपने ऑफिस में बहुत जगह देखा होगा आपने, इस पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, ग्लोब या बहम कहते हैं। वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची। क्योंकि अगर अपने को किसी की स्थिति बतानी हो, जैसे कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है तो इस रेखा के ऊपर रह रहा है और यहाँ पर ये रेखाएं देशांतरीय और खींचेगी, तो इससे पता चल जाएगा कि इस रेखा के ऊपर है और यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, उसकी एक स्थिति निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर किसी चीज़ की लोकेशन पता करनी हो ना, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, उसके लिए अपन ने तो क्या वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि उस पे मार्किंग कर दे। ये जो रेखाएं हैं ये रियल में नहीं बनी हुई है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये वैज्ञानिकों ने अपने इस बहम या प्रतिरूप या जो अपना पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, ग्लोब होता है, उस पे क्या करी, काल्पनिक रेखाएं खींची। क्योंकि अगर किसी स्थान की अपने को लोकेशन पता करनी हो तो वो कैसे पता करेंगे। इसके लिए समांतर रेखा को तो क्या कहा, अक्षांशीय कहा, और लंबवत रेखा को क्या कहा, देशांतरीय रेखाएं खींची गई। इसीलिए अपन अब पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि देशांतरीय रेखा क्या होती है और अक्षांशीय रेखा क्या कहलाती है। अब उसी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा का प्रयोग करके अपन ज्ञात करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। क्योंकि अपने को पता है कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का प्रयोग किया जाता है किसी देश की या किसी स्थान की लोकेशन को पता करने के लिए। तो अब देखो, जो 37 अगर उत्तरी भारत का जो उत्तरी पॉइंट होता है, उत्तरी पॉइंट की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर।
उत्तरी अक्षांश पर, यानी कि ये जो क्या थी अपनी अक्षांशीय रेखा थी ना, तो उन अक्षांशीय रेखाओं में जो उत्तर की जो अक्षांशीय रेखा थी ये अपनी आगे भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के ऊपर की जितनी भी रेखाएं होती है वो क्या उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, और नीचे की रेखा क्या कहलाएगी दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं। और अपन ने देखा था भारत की स्थिति क्या है, उत्तर में है, उत्तर में है भारत की स्थिति, तो इसलिए उत्तरी अक्षांशीय रेखाओं में अपने भारत का विस्तार पढ़ेंगे। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का उत्तरी पॉइंट है। और भारत का दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो ये अपना है, भारत का दक्षिणी पॉइंट है 18 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो आ गया अपना भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट। कितने पर है, कितने अक्षांश पर है, 18 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और अगर पूछा जाए कि कुल भारत का, यानी क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार भी आएंगे, और अंडमान निकोबार का आपको पता है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, यहाँ दक्षिण में स्थित है ना, अंडमान निकोबार यहाँ दक्षिण में स्थित है। तो सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार भी क्या है, भारत का द्वीपीय समूह है, ये भारत का ही हिस्सा है। इसलिए पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा रहेगा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा रहेगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन या पार्सेन पॉइंट कहलाता है। एग्जाम में तीनों नाम में से कोई भी नाम आ सकता है, इंदिरा पॉइंट आ सकता है, या पार्सेन पॉइंट आ सकता है, या पिग्मेलियन पॉइंट आ सकता है। अगर बात पूछा जाए कि अब अपन ने देख लिया कि अपना इसका अक्षांशीय विस्तार देख लिया, अक्षांशीय विस्तार में अपने भारत देश की दक्षिणी सीमा देख ली और उत्तरी सीमा का बिंदु देख लिया। उत्तरी सीमा पर स्थित है इंदिरा कोल, और दक्षिणी सीमा पर स्थित है, अगर मेन लैंडलॉक की बात करें या मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगर द्वीपीय रूप से, यानी कि अपने संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए, अगर ऐसा पूछा जाए कि मुख्य भूमि का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु। अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेन पॉइंट होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अब अपन ने बात कर ली कौन से अक्षांशीय विस्तार की, अब अपन बात करेंगे इसके देशांतरीय विस्तार के बारे में। भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, जो अपन ने उसमें रेखाएं खींची थी ना, जो बेहम यानी कि ग्लोब के प्रतिरूप में अपन ने कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची थी, उन ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अनुसार भारत की स्थिति देखी जाए तो ये थी अपनी वो क्या, मानक मध्यमह देशांतरीय रेखा। इस मानक मध्यमह देशांतरीय रेखा के पूर्व में स्थित है भारत। तो अब देखना जो भी भारत की स्थिति आएगी वो क्या आएगी, पूर्वी देशांतर में आएगी। यहाँ देखो भारत की स्थिति क्या आ रही है, पूर्वी देशांतर में। यहाँ भी क्या आ रही है, भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में। तो अब देखते हैं कि भारत का जो यहाँ पर पश्चिमी बिंदु है, भारत का ये कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की लोकेशन देखें तो वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस भारत के पश्चिमी बिंदु का स्थान का नाम क्या है, गुहार मोती फ्रॉम गुजरात में स्थित है। ये याद रखना, भारत का पश्चिमी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु का जो पश्चिमी बिंदु है उसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात। और भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट। और कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, पूर्व में है।
क्यों? भारत की स्थिति क्या है? पूर्व में है। और पूर्वी देशांतर पर स्थित कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और स्थान का नाम है गुहार मोती, गुजरात। और पूछा जाए भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है, पूर्व का जो भाग है वो कौन सा है? वो है 97 डिग्री 25 मिनट पर लोकेटेड है। और देशांतर पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्यों? क्योंकि देशांतर का पूर्वी हिस्सा आता है भारत का, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतरीय रूप से। और पूर्व का बिंदु कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर से लेके यहाँ इस इंदिरा कोल पॉइंट से लेके और यहाँ तक कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? अगर पूछा जाए कि उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल से लेकर के भारत के दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? यहाँ देखो, उत्तर से दक्षिण को मिलाने पर भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने पर भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। याद रखना, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण को मिलाने पर। और पूर्व से पश्चिम को मिलाने पर भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए इतना ही बहुत है, और अपन नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।